हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेवा ऑनलाइन पोर्टल। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। हम बात करते हैं आज ऐतिहासिक भौतिकवाद की और इतिहास की घटनाओं की, युगों की कि युगों में क्या हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन आए युगों में और उन परिवर्तनों का क्या क्या परिणाम हुआ, उन सब की बात करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद जो टर्म है ये है कार्ल मार्क्स जी की। कार्ल मार्क्स जिनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स जी ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवधारणा है ऐतिहासिक भौतिकवाद की, ये इन्होंने कार्ल मार्क्स जी ने ही दी है। तो इसके बारे में बात करते हैं आज हम। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद को जानने से पहले हम इसको टुकड़ों में बांट के चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिकवाद और ऐतिहासिकवाद को, ऐतिहासिकता को अलग अलग जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों क्या हैं। उसके बाद हम इसको इकट्ठा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जल्दी से समझ आ जाए और आसानी से समझ आए। तो चलिए बात करते हैं भौतिकवाद की। भौतिकवाद वो दार्शनिक विचारधारा है जो वास्तविकता को सर्व महत्वपूर्ण मानता है कि जो चीज है वो वास्तविक होनी चाहिए। इसमें प्रत्यक्ष वस्तु को ही स्थान दिया जाता है। मतलब जो चीज हमारे सामने है, जो चीज हमें दिखाई दे रही है, वही चीज, उसके अलावा कोई चीज नहीं। जो चीज हम देख नहीं सकते हम उसको नहीं मानते। यहाँ पे जो चीज हमारे मतलब हमें दिखाई दे रही है, जो वास्तविक रूप में है, जो एग्जिस्ट करती है, वो। अब बात करते हैं ऐतिहासिकता। मार्क्स मानते हैं कि प्रत्येक घटना और प्रत्येक सामाजिक स्वरूप इतिहास से ही विकसित हुआ है। यानी कि इतिहास से ही निकल के आई है हर चीज। इतिहास की पृष्ठभूमि से उसके अंदर है, मतलब इतिहास से ही हम उस चीज को उठा के लाए हैं। विश्लेषण और व्याख्या के लिए इतिहास की जानकारी जरूरी है। अगर हमें इतिहास की जानकारी नहीं है तो हम किसी चीज का विश्लेषण और उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। मार्क्स की रचनाओं में इतिहास एवं ऐतिहासिक व्याख्या का केंद्रीय स्थान है। जो उसकी रचनाएं है ना, उसमें दिखाई देता है इतिहास का स्वरूप। मार्क्स ने कहा कि प्रत्येक घटना और संरचना की जड़ों को इतिहास में खोजा जा सकता है। यानी इतिहास में सभी घटनाओं को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद की। इतिहास आदर्श व विचारों से नहीं होता है। किसी भी युग की जो भी राजनीतिक व्यवस्था रही है, चाहे कला, संस्कृति, वर्ग आदि कोई भी, वहाँ की न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर रहती है। मतलब जो इतिहास है ना, वो आदर्श व विचारों से नहीं बनता है। उसके अंदर चीज़ें आती हैं, राजनीतिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, राजनीतिक, इन सब चीज़ों के ऊपर वो निर्भर रहता है। जैसे जैसे आजीविका के साधन बदलते गए तो वहाँ की कला, संस्कृति सभी में परिवर्तन होता चला गया। इतिहास की सभी घटनाएं केवल आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती हैं। अब देखें तो इतिहास का निर्धारण उत्पादन के साधन करते हैं या उत्पादन की शक्तियां करती हैं। उत्पादन के स्रोत अगर हम देखें तो जैसे भूमि, जलवायु, खनिज, मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्र, मशीन, मनुष्य का बुद्धि कौशल, ये सब उत्पादन के स्रोत हैं। इन्हीं चीज़ों से उत्पादन होता है। इस आधार पर इन्होंने इतिहास को भी अलग अलग बांटा है। जैसे युगों की शुरुआत हुई है तो उसमें हम देखते हैं कि जो इतिहास के जो अलग अलग युग हैं, वो स्टार्टिंग करते हैं आदिम साम्यवाद युग से।
इस युग में जो लोग हैं ना, वो जंगलों में रहते थे, ठीक है। इस समाज से पहले वर्गों का उदय नहीं हुआ था। इससे पहले वर्ग नहीं थे। जैसे वर्ग आ जाते हैं ना, मालिक, दास या फिर कोई और वर्ग, तो इस युग से पहले कोई वर्ग था ही नहीं। गुलाम ऐसे, मतलब जैसे गुलाम युग थे, यानी गुलाम बने थे और मालिक थे, वो सब नहीं था यहाँ पे। ये मानव समाज का सबसे आरंभिक युग है। यहीं से समाज की शुरुआत हुई थी। ऐसे समाज में उत्पादन के साधन एवं स्रोत सामूहिक नियंत्रण में होते थे। निजी संपत्ति नहीं थी, किसी एक आदमी का उस हस्तक्षेप नहीं होता था, सभी का सामूहिक नियंत्रण होता था सभी में। वर्ग थे नहीं, इसीलिए वर्गीय संस्थाएं यानी राज्य सरकार, कानून, ये सब भी नहीं था। इसे राज्य विहीन समाज कहते थे। लोग जंगलों में रहते थे, अपने पराये की भावना नहीं थी, जानवरों का शिकार करते थे और इनके पास पत्थरों के हथियार थे, ठीक है। जानवरों का शिकार किया, खाए पिए, सो गए। यहाँ पर उत्पादन सीमित था और आवश्यकताएं भी सीमित थी। अब इसके बाद अगर हम देखें, एक नोट देखते हैं कि क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में आ जाता है कि कुल्हाड़ी के आविष्कार के बाद वर्ग की अवधारणा विकसित हुई थी। क्वेश्चन आएगा कि किस अवधारणा, मतलब किस चीज के आविष्कार के बाद वर्ग की अवधारणा विकसित हुई है, तो आपका आंसर होगा कुल्हाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दास युग। गुलाम युग भी बोल सकते हैं, यानी दास युग। यहां से कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास हुआ था इसी युग से, दास युग से। कुछ लोगों ने कृषि भूमि पर अपना अधिकार कर लिया। जिन्होंने अधिकार किया वो मालिक बन गए और जो काम करते थे वो दास बन गए। अब देखें तो गुलाम समाज के अस्तित्व और उसके चरित्र के संबंध में बड़ा ही विवाद रहा है। क्या कि मतलब कुछ विद्वान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत में भी कभी गुलाम समाज रहा होगा। तो डीबी कोशाम्बी जी ने कहा कि सिंधु संस्कृति जो थी वो गुलाम संस्कृति थी। देवराज चनाना ने भी प्राचीन भारत में दास प्रथा के अस्तित्व को ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध किया है। उन्होंने भी ऐतिहासिक उसमें प्रमाण दिए हैं कि ये दास युग रहा है। दास युग में दो वर्ग थे। जब यहाँ वर्ग विकसित हुआ है तो दो वर्ग आए हैं। पहला तो मालिक वर्ग, दूसरा दास हो गया। जो मालिक थे उन्होंने अधिकार कर लिया था और जो वहां काम करते थे वो दास। अब आते हैं थर्ड पे, सामंतवादी। सामंतवादी में क्या है कि राजा या सामंत जिन्होंने अधिक भूमि पर अधिकार था, जिनका वो खुद कृषि न करके उस जमीन को किसानों को दे देते थे। मतलब खुद उस पर कृषि नहीं करते थे। वहां जैसे दास युग में भूमि पर अधिकार कर लिया था ना, वो अब जमीनों पर खुद कृषि नहीं कर रहे थे, वो उस जमीन को किसानों को दे देते, जिसके बदले में वो कर ले लेते थे, जिससे सामंतवादी युग का प्रारंभ हुआ। इस युग में धर्म बहुत शक्तिशाली था। इसीलिए पुरोहित जो थे ना, पुरोहित यानी के ब्राह्मण, वो शक्तिशाली हो गए थे यहाँ पे, और उनका लंबे समय तक वो शक्तिशाली रहे भी। मतलब एक लंबा जो पीरियड था ना, वहां तक उन्होंने इस पर अपना राज किया था, वो शक्तिशाली रहे थे। सामंतवाद के संबंध में भी एक बड़ा विवाद है।
रहा है। भारत में सामंतवाद के संबंध में रामशरण शर्मा ने भारतीय सामंतवाद नामक एक पुस्तक लिखी थी। इस विवाद पर कि सामंतवाद का आरंभ किस संस्था को माना जाए। शास्त्रीय दृष्टि से भू राजस्व सामंतवाद का आधार है। ठीक है। RS शर्मा ने कहा कि भूदान सामंतवाद का आधार है। ठीक है। यहाँ पे भी दो जो वर्ग थे वो आए हैं, जैसे एक तो जमींदार जो कि मालिक है, एक किसान है जो कि दास है। जमींदार जिन्होंने अधिकार कर रखा है और किसान या दास जो उस पर कृषि करते हैं, कर देते हैं। इसमें दो वर्ग हैं, एक संचित वर्ग है और एक वंचित वर्ग है। संचित वर्ग जो कि मालिक है, जमींदार हैं, और वंचित वर्ग जो कि किसान है और दास हैं। अब बात करते हैं इसके बाद पूंजीवाद की। यहाँ पे नई नई चीजों का आविष्कार होने लगा था, जिस कारण औद्योगिक क्रांति आई थी। इस क्रांति के फलस्वरूप कृषि कम हो गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो लोगों का जो रुझान था ना कृषि की तरफ वो कम हो गया। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का उदय हुआ था, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई। अब वो खेती नहीं करेंगे, कृषि नहीं करेंगे तो कुछ तो काम करेंगे, कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, फैक्ट्रियां खोल ली, जिससे वो फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। जो पूंजीपति लोग हैं वो तो फैक्ट्रियों के मालिक बन गए, और जो काम करने वाले हैं, वो जो श्रमिक हैं, वो वहाँ पे काम करने लगे, जिससे यहाँ पे दो वर्गों का उदय हुआ है। एक तो है सरोहारा वर्ग, एक है बुर्जुआ वर्ग। यहाँ पे पूंजीपति और श्रमिक दो वर्गों का उदय हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी और साम्यवादी समाज की। पहले स्टार्ट करते हैं समाजवादी समाज की। यहाँ मजदूर वर्ग जो था ना, वो संघर्ष को सहन नहीं कर पाया था। जो संघर्ष चलता आ रहा है यहाँ पर मालिक और मजदूरों के बीच में, वो संघर्ष को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने पूंजीपतियों का तख्ता पलट करने की ठान ली और उन्होंने उनका तख्ता पलट कर दिया। वहीं से समाजवादी युग की शुरुआत हुई थी। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार कर लिया था, तो यहाँ से समाजवादी युग की शुरुआत हुई। अगर आपको डिटेल में अगर इसके बारे में जानना है, समाजवादी और साम्यवादी युग के बारे में, तो एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में इन दोनों को समझाया है। तो चलिए अब बात करते हैं साम्यवादी समाज की। इस जो समाजवादी समाज था ना, उसके बाद साम्यवादी समाज है, जो इसके बाद यहाँ पे वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो गई थी। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं रह गया था, सब समान हो गए हैं। ठीक है। ये था ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसके युगों के बारे में बताया गया था। यहाँ पे मैंने सब कुछ समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। मैं उसके आपके जो कमेंट करेंगे उसका मैं आंसर दूंगा वहाँ पे। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।